नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में बहस धान किसान के नुकसान की। पंजाब हरियाणा से आ रही छिटपुट खबरों में ये बात सामने आई है कि धान की अच्छी फसल होने के बावजूद किसान परेशान है। सरकार से निर्धारित समर्थन मूल्य यानी MSP पर उसका धान नहीं बिक पा रहा है। धान में नमी का हवाला देकर उसे कम कीमत दी जा रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें 75 से 100 रुपए प्रति क्विंटल तक कम दाम मिल रहा है। हरियाणा में किसानों ने आरोप लगाया है कि निजी खरीदारों, राज्य मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी और कमीशन एजेंटों के बीच मिलीभगत से ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि उन्हें अपनी उपज को सस्ते में बेचना पड़े। किसानों के मुताबिक उन्हें अपनी उपज को 1250 से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बेचना पड़ रहा है, जबकि सरकारी दाम 1510 रुपए तय है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसानों का तो ये भी कहना है कि सीधे बाजार में उपज बेचने पर उन्हें 2000 रुपए प्रति क्विंटल तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों की मुसीबत इसलिए भी बढ़ी है कि फसल की लागत में कोई कमी नहीं आ रही। खाद, सिंचाई और मजदूरी से लेकर कीड़ों की समस्या से जूझते किसानों को कोई विकल्प सूझ नहीं रहा है। दूसरी तरफ मिल मालिकों की भी शिकायत है कि सरकार भंडारण में देर करती है। इन सब के बीच सरकार की ई-नाम योजना भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रही है। ये सवाल तब बड़े हो जाते हैं जब देश की 60% आबादी खेती पर निर्भर है और खुद प्रधानमंत्री ये वादा कर चुके हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। आज हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए जो लोग हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं RK तंवर, आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत आता है। हमारे साथ इसके अलावा हैं अनिल के मित्तल, आप KRBL लिमिटेड यानी जो लार्जेस्ट राइस मिलर कंपनी है उसके चेयरमैन हैं। हमारे साथ हैं सुभाष जिंदल, आप एक्सपोर्टर हैं जिंदल आर्या इम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड में। इसके अलावा हमारे साथ हैं वीरेंद्र डागर, आप भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। और हमारे साथ हैं मलूक सिंह, आप किसान नेता हैं, आप बीजों की खेती करते हैं और बीजों की खेती कर कर तमाम किसानों और प्राइवेट कंपनियों को भी सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ है दिल्ली की युवा जनता, जो आप लोगों से अपनी जिज्ञासाएं पूछेगी और जानकारी हासिल करेगी। तो अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा के किसान नमी का ताप झेल रहे हैं। धान की फसल तो अच्छी हुई, लेकिन मंडियों में उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। 15 दिन हो गए जी इत्थे बैठिया नूं। कभी बोल देते हैं गिल्ला, कभी आंदे सफाई नहीं आई, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, तो परेशान कर रहे हैं। सरकार का पैमाना जो 17 तक का है, ठीक है जी, मेरे ख्याल से भी छूट देनी चाहिए, कुछ 1-2%। 18 तक, जो 19 तक तो चाहिए। किसानों का आरोप है कि प्राइवेट खरीदारों और कमीशन एजेंटों की सरकारी अधिकारियों से साठ गांठ है। वे सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंडियों में जगह की कमी की वजह से भी किसानों को दिक्कत हुई है, लेकिन अधिकारियों के अपने तर्क हैं। जो पैडी के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो जो मिल के अंदर जो पैडी जाएगी, जो मिलिंग करेंगे, तो इसके अंदर चावल की रिकवरी जो है, यील्ड जो कम हो जाती है उसके अंदर, ज़्यादा मॉइस्चर होने से ये रीज़न है इसका। और ज़्यादा मॉइस्चर, दूसरा ये माल जब पैडी मिल के अंदर जाएगी, वहाँ स्टैकिंग होगी, तो उस वक्त में ये पैडी हीट हो जाती है। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने 17% मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट दी है। फिलहाल जो मुश्किलें धान किसानों को झेलनी पड़ रही हैं, वो कभी प्याज तो कभी टमाटर तो कभी दूसरी फसलों के किसानों को भी देश भर में झेलनी पड़ती हैं। दरअसल किसानों की समस्याएं अनंत हैं। लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा। खाद, कीटनाशक, डीजल के दाम बढ़ने और मजदूरी महंगी होने की वजह से और उसके अनुपात में न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बढ़ने से मुश्किल बढ़ी है। बाजार संबंधी दिक्कतें अलग हैं। कृषि पैदावार की ऑनलाइन ट्रेडिंग और ई-मार्केट बनाने जैसे वायदे भी पूरे नहीं हुए। फसल बीमा या फसल के नुकसान की हालत में मुआवजे को लेकर किसानों की शिकायतें कायम हैं। इन्हीं कारणों से किसानों को खेती छोड़ने या फिर आत्महत्या तक करने पर मजबूर होना पड़ता है।
लेकिन राजनेता इनके प्रति असंवेदनशील नजर आते हैं। आज ऐसे प्रति हर एक घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, मोबाइल है, बिजली है, एसी है और सबके पास कपड़े अच्छे पहनने को है, शादी में अच्छा खर्च कर रहे हैं। तो खर्च है तो कर्ज है। जब ऐसा नजरिया हो तो किसान किससे उम्मीद जोड़े? क्या किसानी के संकट का कोई अंत नहीं है? इस हालत के रहते क्या अगले 6 साल में किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य पूरा हो सकेगा? यहाँ पर मौजूद अपने मेहमानों के साथ अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता जो हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, राकेश कुमार बैंस, उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, आपका एक स्टेटमेंट मैं कहीं देख रही थी जिसमें आप लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जो कमीशन एजेंट हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों की मिलीभगत चल रही है और इस वजह से आप लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या वाकई आप लोगों को भाव के मुताबिक, यानी जो सरकारी भाव है उसके मुताबिक पैसा नहीं मिल पा रहा है अपनी फसल का? देखिए, हमने पिछली बार भी जब ये मुद्दे सामने आए तब हमने मुख्यमंत्री जी को मिले, शिष्टमंडल मिला भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का, और उनके सामने सारी बातें रख दी थी भी ऐसे ऐसे किसानों को लूटा जाता है मंडियों के अंदर। और वही बात हरियाणा की मंडियों में आज फिर लगातार जारी है और दिख भी रहा है कि किस तरह अधिकारी मिलते हैं, सेलर वाले मिलते हैं, अधिकारी को पैसा चढ़ता है और वो अधिकारी जो है एक मिल के लूट जारी की जाती है। जैसे कि 17 मॉइस्चर वाली जीरी भी जो है 50 रुपए क्विंटल पे खरीदते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आरोप लगाया है कि निजी खरीदार, राज्य मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी और कमीशन एजेंटों के बीच मिली भगत है। क्या वाकई ये मिली भगत है, और अगर है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? क्या आपके पास कोई तथ्य है इसके बारे में? देखिए मैडम, हरियाणा के अंदर ई ट्रेडिंग शुरू की गई है, एक योजना सरकार की ई ट्रेडिंग शुरू की गई है, और वहीं एक आरओ सिस्टम होता है जो कि एक जिले से दूसरे जिले में धान ले जाया जा सकता है। मान लीजिए हरियाणा की एक मंडी में धान बहुत ज्यादा है, उसको हम दूसरी मंडी में दूसरे सेलरों में भेजना चाहते हैं, दूसरे जिले में उन सेलरों में भेजना चाहते हैं। यहाँ के अधिकारी तब तक आरओ जारी नहीं करेंगे तब जब तक उस मंडी में किसान को पूरी तरह लूट लिया ना जाए। ये मिली भगत साफ और स्पष्ट नजर आती है मंडियों के अंदर। आप भी किसान नेता हैं, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, आप दिल्ली में किसानी करते हैं और दिल्ली से देश संचालित होता है, इसलिए मैं मान सकती हूँ कि आप लोग की पैठ देश के दूसरे राज्यों में भी होगी। क्या आप लोगों को भी उम्मीद के मुताबिक भाव नहीं मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। अभी दिल्ली की बात करें, हम हरियाणा हमारे टच है, बिल्कुल लास्ट में पश्चिमी दिल्ली से हूँ मैं। हरियाणा में इतनी बड़ी धांधलाबाजी हो रही है जी, 1510 रुपये का रेट है धान का। वहाँ किसान को गुमराह किया जा रहा है, किसान मजबूर हैं, किसान घर अपना धान नहीं रख सकते क्यों? उनने पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है, 1 महीने के बाद हम धान निकालेंगे, मंडी में जाएंगे, हमने शादी करनी है, हमने बच्चे का इलाज करना है, हमने फीस भरनी है, तो किसान घर स्टॉक नहीं कर सकता, मजबूर है किसान। मंडी में जब लेकर जाता है 1510 रुपये की पर्ची काट के देता है बढ़िया, उसके बाद में जो बिचौला है वे उसको पैसे देते हैं 1200 रुपये के, 1250 रुपये के, 1300 रुपये के, 1350 रुपये के। जो एक चेक वाली बात आई, हम भी 48 साल की वर्ष के हो गए, अभी तक हमने नहीं देखा। एक मशीन लगाते हैं, उसमें कहते हैं इसमें नमी है। नमी तो वे 60 दिन धान पानी के बीच में खड़े रहता, नमी तो उसमें रहेगी, नमी रहेगी नहीं होगी तो धान कैसे पैदा होगा? नहीं, लेकिन ये समस्या आज ही की तो है नहीं, ये समस्या तो हमेशा से रही होगी। पहले इतनी समस्या नहीं आई थी जितना अभी हो रहा है। हरियाणा प्रदेश में 17% से ऊपर नमी है, तो उसकी मर्जी है, वे उस पर 50 रुपए भी काट सकते हैं, 10 रुपए भी काट सकते हैं, 150 रुपए भी काट सकते हैं। सरकार ने तो कुछ रेट फिक्स किया होगा ना? 1510 रुपए किया है जी। नहीं, नमी में कितना पैसा काट सकते हैं? सरकार ने तय किया है 75 रुपए काटने का, उसमें 15 रुपए किया जी, 15 रुपए कराया 17 तक। 17 से ऊपर हो गए तो उस पर कटेंगे। लेकिन वो मशीन के बारे में हमने किसानों ने क्या पता जी, मशीन में ठीक है या नहीं है? उसी में हम 5 क्विंटल अगर तो एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए हरियाणा में नहीं ठीक हो पा रहा है तो आप दूसरे किसी राज्य में जाके अपना चावल बेच दें, क्या इंटर स्टेट ट्रेडिंग की परमिशन नहीं है? ऐसा नहीं है, हमने बड़ी दिक्कत होती है। अब दूसरी स्टेट में हम धान लेके जाएंगे और तो किसान कैसे लेके जाएगा? ट्रैक्टर लेके जाना 10 की स्पीड पर ट्रैक्टर चलता है, उसके पीछे 2 टन धान बांध के तो जाना बड़ी मुश्किल है जी, घर से बाहर जाना मुश्किल है। इसमें हमारे को शक है किसानों को, ये सरकार की मिली जुली एक धांधलाबाजी है जी, ये एजेंट है।
मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी मलूक सिंह जी, क्यों ऐसा है कि अपेक्षित वृद्धि जो आमदनी में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है? जो हम पैदा करते हैं जी, उसकी जो हमारी फसल है, उत्पादन है, उससे हमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है। यही तो सवाल है आपका। जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ये बार बार कह रहे हैं कि हमारी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमें सही और हमारी उम्मीद के मुताबिक भाव नहीं मिल रहा है। मैं यही आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? जो मेरा अपनी सुझाव है वो ये है, और किसी के भी दिल में ये दया और हमदर्दी नहीं है भी किसान को माफ़ कर दिया जाए। सब ये चाहते हैं इसमें जितने भी ताकत है इसको खींच लो, क्योंकि वो अनभिज्ञ है, योग्यता नहीं है, समर्थी नहीं है। लाला लोग उसमें बैठे मंडियों में, उनको खूब अच्छी तरीके से पता है अब भाई ये धान अगर नहीं बेचेगा तो इसके कपड़े नहीं भरे जाएंगे सर्दियों के, इसके बालकों की फीस नहीं जाएगी, इसके कोई पढ़ाई के बच्चों का कुछ नहीं होगा, ये रखेगा, इसकी कैपेसिटी कहाँ है जो धान को अपने घर में रख लेगा, क्योंकि उसको इतनी वो नहीं है गोदाम वगैरह। तो आपकी मजबूरी समझते हैं एजेंट, इसलिए आपको उसका फायदा उठाया जाता है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल क्लियर, हमारी मजबूरी। लेकिन मैं एक यही सवाल जो इनसे कर रही थी वही आपसे भी करना चाहती हूँ। ये तो मजबूरी पहले भी थी, आज से 10 साल पहले भी रही होगी, 5 साल पहले भी रही होगी और आज भी रही होगी। 5 साल पहले से लेके अब तक में या 10 साल पहले से लेकर अब तक में क्या परिवर्तन ऐसा हो गया जो आप लोग इतने परेशान हैं? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन करते हैं हम उस पर 10 साल पहले के मुकाबले में अब दुगना खर्च आता है उसको पैदा करने में। दुगना खर्च आता है? दुगना, क्योंकि पहले वीडिसाइड नहीं होते थे। हाँ। हमारे खूब अच्छा तरीके से याद है, खेतों में खरपतवार नहीं होते थे और इतनी बीमारियां पता नहीं कहाँ से आ गई जो खड़े खेतों को नष्ट कर देती हैं। ये मौसम का भी ये हाल है और बीमारियों का भी कोई पता ही नहीं लग रहा है। वैज्ञानिक साहब खड़े हैं सामने, ये बता सकते हैं 7 साल पहले ना के बराबर बीमारियां आती थी और अब भयानक बीमारियां आई हैं, खेत के खेत साफ हो जाते हैं। तो इसलिए हमारी जो प्रोडक्शन करते हैं उस पर स्प्रे करना, खरपतवारों की गुड़ाई करना, लेबर चार्ज दिन और रात बढ़ रहा है। तो हमको जो सब उत्पादन करते हैं वो उत्पादन जब बेचते हैं तो उसका भी बहुत पूरा नहीं होता है। और सरकार क्या करती है, सरकार जो जैसे भाई साहब ने बताया, मैं भी एक एनजीओ चलाता हूँ, राष्ट्रीय किसान संगठन का सचिव हूँ और पूरे कृषि मंत्रालय से जो हमारा वो है ये राष्ट्रीय किसान संगठन वो मान्यता प्राप्त है। तो किसानों के लिए मैं काम भी करता हूँ, खुद भी मैं किसान हूँ। तो हम इस बार ये देख रहे हैं लेबर चार्ज, लेबर पहले बड़ी हमदर्द थी, अगर किसान को उसको पता लग जाए लेबर को भाई बारिश हो रही है और हमारी फसल पड़ी है तो भाग के आती थी लेबर। अब अगर फसल में आग भी लग रही है तो लेबर बुझाने नहीं आएगी, चल देगी अपने, उनको कोई हमदर्दी नहीं है। पहले हमदर्द जो काम करते थे खेतों में वो बहुत हमदर्द होते थे किसान। अब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पैसा भी लेते हैं और काम भी नहीं करते हैं। तो अब उस तरह के सामाजिक संबंध नहीं रहे जिसकी वजह से शायद ये समस्या उठानी पड़ी है। लेकिन ओवरऑल कृषि लागत में बढ़ोतरी हो रही है और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ तंवर साहब आपसे कि कृषि लागत को नियंत्रित क्यों नहीं किया जा पा रहा है? जैसे इन्होंने कहा कि हाल के 10 सालों में खरपतवार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कीटनाशकों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो इस तरह से ओवरऑल लागत बढ़ रही है। तो कीटनाशक या जो इस तरह के दवाइयाँ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो सकें, खाद आसानी से उपलब्ध हो सके, इसके लिए क्या कोई व्यवस्था है ताकि मूल्य को नियंत्रित किया जा सके, लागत को नियंत्रित किया जा सके? पिछले 10 साल में जो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत आई है, जो ये क्यों बढ़े हैं, क्योंकि हम फर्टिलाइजर डालते जा रहे हैं अपने खेतों में। कभी हमने उसमें ग्रीन मैन्योरिंग नहीं किया है। ग्रीन मैन्योरिंग से होता है कि हमारी जो ज़मीन को दोबारा उसमें ताकत आ जाती है, जो उससे पानी की रिटेंशन की क्षमता होती है दोबारा जाती है, वो हम नहीं कर रहे हैं। और इसमें हमारे पास कंप्लीट प्रणाली है, जैसे समय की तनासी प्रबंधन जो IPM के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे 3 सबसे चीज़ होते हैं। प्रिवेंशन मीन्स रोकथाम, नंबर 1, नंबर 2 निगरानी और नंबर 3 यदि ज़रूरत पड़े दवाई डालना। अब सबसे पहले जब प्रिवेंशन की बात करते हैं, हम खुद IPM कर रहे हैं, करीब 1000 एकड़ में हम लोग कर रहे हैं। उसमें सबसे चीज़ हम करते हैं, पहले हम हरी खाद डालते हैं, ढैंचा बोते हैं, ढैंचा बोने के बाद 45 दिन बाद उसको ज़मीन में मिक्स कर देते हैं। उसके बाद सबसे ज़रूरी है बीज का, जो हम बीज सिलेक्शन करते हैं, बीज बड़ा अच्छा हो। उसमें जो आपके बाद में पिछले 5 साल में बीमारी आई, जो हमारे वहाँ जो पूसा 1121 आया, उसमें साथ बकाने एक बीमारी थी, झंडा रोग, काफ़ी ज़्यादा आया। उसको हमने सबसे पहले बीज का उपचार करना किया। जब भी आप कार्बन डाइजिम से सीड ट्रीटमेंट बीज का उपचार करेंगे
2 ग्राम कार्बन डाइजीम से 1 किलो सीड को ट्रीट करते हैं तो आपकी बीमारी, जो भी बीमारी बीज से पैदा होती है या जमीन से आती है, वो पूरी हो जाती है। आप लोग का ये जो ट्रायल है ये बाकी किसानों के लिए उपलब्ध है? अगर ये उपलब्ध है तो फिर बाकी किसान इतना क्यों परेशान है? कैसे वो आप लोगों से जानकारी शेयर कर सकते हैं या ले सकते हैं या उसका फायदा उठा सकते हैं? इसका सबसे बड़ा क्या है, हमारे यहाँ कुछ किसानों को भी सामने आना पड़ेगा। जो हमारे जागरूक किसान हैं वे हमसे फ़ोन पे बात करते हैं और हमारे पास पूरी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या ICAR की तरफ से आप देखें 645 कृषि विज्ञान केंद्र है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक केंद्र है। वहाँ से किसान जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, नंबर 1। और आजकल फ़ोन के माध्यम से भी, अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास फ़ोन कभी पटना से, कभी पटियाला से, कभी मुझे फ़ोन आते रहते हैं। जो किसान जागरूक है वो सामने आ रहे हैं और कर रहे हैं। आप लोग उनको कंसिस्टेंट सजेशन दे पाते हैं? मतलब क्योंकि अगर वो एक बार सजेशन लिया, एक बार उसने इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर दोबारा उसको कोई और समस्या आई, फिर वो किसी पड़ोस की दुकान पे चला गया और कोई विदेशी कंपनी का खाद या पेस्टिसाइड ले आया और उसने यूज़ कर लिया, तो फिर वो आपके एक बार के सजेशन से तो उसका मसला सॉल्व नहीं हुआ। हाँ, ये आपने बहुत सही सुझाव। हाँ। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, किसान ने हमको फ़ोन किया, हमने उसको दवाई बताई, क्या कई बार क्या होता है वो दवाई वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, वो उसके बाद खरीदने गया तो वहाँ उसको मिसगाइड कर दिया जाता है। जो दवाई बेचने वाला है उसको उसकी दवाई कोई अल्टरनेट अपने हिसाब से जिसका उसको ज़्यादा उसमें होगा वो देगा और उसके साथ 2 दवाई और दे देगा। सपोज करो आपके खेत में कीड़ा लगा हुआ है, कीड़े के साथ वो बीमारियों की भी दवाई दे देगा जबकि उसकी जरूरत भी नहीं है। ये कुछ ज़मीनी समस्याएं हैं। हमने ज़मीनी समस्याओं को सामने लाने की कोशिश की। अब कुछ बाजार की समस्याओं पर बात करते हैं। अभी हमने राकेश जी की बात सुनी और इनकी भी बात सुनी। दोनों ये कह रहे हैं कि मार्केट में समस्या है, मार्केट में जो आढ़तिये हैं उनसे समस्या उनको हो रही है। डॉक्टर साहब मैं भी बोल सकता हूँ 1 मिनट? पहले आप बोल लें, इसके बाद आप बोलिएगा। मेरा निवेदन ये है कि आप बीमारी को खोज करने से पहले उसका कारण की तरफ जाइए। कभी भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, जब ये कोई कृषि विद्यालय नहीं थे, कुछ नहीं था। आज भी पिछली 26 जनवरी को एक व्यक्ति को पद्मश्री मिला, सुभाष पालेकर को, जिन्होंने 0 बजट फार्मिंग, यानी 0 बजट से फार्मिंग हो सकती है और किसान एस्टेब्लिश हो सकता है। ऑर्गेनिक खेती है और 0 बजट फार्मिंग हो सकता है आप लोग की नज़र में? आप बताइए। आप मैं आपको बता रहा हूँ नहीं, ये आपको एक्सपेरिमेंट है, लाखों लोग इसमें आ चुके हैं। मैं अभी कल एक कार्यक्रम में था, जो मॉरिशस के हमारे राजदूत हैं जगदीश जी, वो मॉरिशस में 0 बजट फार्मिंग से खेती, आप सुन तो लीजिए, कोई सुनने में भी कोई दिक्कत है? नहीं, हम सुन रहे हैं। 0 बजट फार्मिंग में 0 बजट फार्मिंग क्या है? एक गाय है, एक गाय से हम 30 एकड़ खेती कर सकते हैं, उसके गोबर से या पेशाब से। आज किसान की कोई लागत पूरी नहीं हो रही। ये नहीं पूछा था, हमने सवाल आपसे स्पेसिफिक पूछा था कि ये तो ठीक है कि किसान अमीर नहीं है इसलिए देश अमीर नहीं है, किसानों की समस्या है। तो किसानों को अगर आप ये फॉर्मूला बता दें, तो शायद हो सकता है आने वाले दिनों में ये 0 बजट फार्मिंग कर भी सकें। पर अभी की समस्या पे डिस्कस कर रहे हैं और अभी की समस्या ये है कि लागत इनको ज्यादा पड़ रही है और उसके मुताबिक उनको मूल्य नहीं मिल रहा है और उस मूल्य के बीच में, लागत और मूल्य के बीच में आढ़तिये भी हैं जो उनकी आमदनी को कट कर रहे हैं और इसलिए ये और ज्यादा परेशान है। मैं जानना चाहती हूँ क्या ऐसी समस्या है रियली? मैं जानता हूँ, हाँ, आढ़ती और किसान का एक फैमिली रिलेशन है सदियों से, कोई आज से नहीं है। किसान के सुख दुख का यदि कोई साथी है, बैंक तो खुलेगा 8 घंटे, आड़ती का बैंक खुला 24 घंटे। जहां सुख दुख का साथी है, कभी नहीं चाहेगा कि मेरा किसान गरीब हो। लेकिन हम जहां 30,000 रुपये एकड़ का खर्चा करेंगे, जब 0 बजटिंग में, अब खर्चा तो फिक्स है, हम क्यों पैड़ी हो? भारत सरकार जो कृषि उत्पादन देश का होता है उसका मालूम है कितना % खरीदती है? सिर्फ 2% खरीदती है। जो हम अकेला पैडी नहीं बीजता किसान, बहुत सारे बासमती भी बीजता है, चावल भी, उसकी तो कोई प्रोडक्शन, बासमती तो कोई गवर्नमेंट नहीं खरीदती है। हम यदि किसान को पर एकड़, हमारा कहना यह है बड़ी अच्छी पॉलिसी बन सकती है, मेरी भी कई बार बात हुई है, पर एकड़। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था शांता कुमार जी की, पार्लियामेंट्री कमेटी की
रिपोर्ट दी हुई, उसको मैं गो थॉरली एक शब्द से दूसरे शब्द तक गया हूँ। आपको मालूम है किसान से गेहूं गवर्नमेंट 15 रुपए किलो मान लो खरीदती है, वो एंड तक पहुंचने तक 45 और 7 52 रुपए खर्चा आ जाता है, यानी 15 और 52 67 रुपीज कॉस्ट पड़ती है एंड तक। बार बार किसान ये कहते हैं कि जब वो बाजार में जाते हैं तो सरकारी एजेंसियां, एजेंट्स और मिल मालिक का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जिसमें वो कई बार समझ नहीं पाते हैं और कई बार धोखा खाते हैं। ये स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है और आप लोगों को इसमें किस तरह की परेशानी आती है? ऐसा है जी कि जो जहाँ तक किसान की पॉवर्टी का सवाल है, उसका कारण ये है उसके पास ज़मीन कम है, 2 एकड़ या 3 एकड़। अब वो 3 एकड़ के अंदर मान लीजिए अपनी फसल उगाता है और MSP पे बेचता है 15 रुपये में, तो उसको 45,000 रुपये पर एकड़ गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलता है उसकी बियाई का। 45,000 रुपये एकड़ का मतलब हो गया 1,30,000 1,25,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, 35,000 रुपये। उसमें से हम खर्चे निकाल लीजिए तो उसको बचा एक सीज़न में 40-50 हज़ार रुपये, नेक्स्ट सीज़न में और 40-50 उसको बच जाएगा। ये जब है जबकि फसल में कोई क्लाइमेटिक प्रॉब्लम ना आ जाए, भगवान की तरफ से बारिश नहीं आ जाए, तूफान नहीं आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा ना हो, नहीं हो। अब होता क्या है जी, 1 लाख रुपए में 4 आदमी हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, 2 उसके बच्चे हैं, तो लाख रुपए में 4 आदमियों का पालन पोषण करना आसान नहीं होता। तो किसान की गरीबी का मेन कारण है लैंड होल्डिंग, जो मैं समझाऊं मेन। हमारे पंजाब में, हरियाणा में जिन किसानों के पास 20-20 एकड़, 50-50 एकड़ ज़मीन है, आप जाके देखिए किस टाइप के घरों में रहते हैं, कैसा खर्चा करते हैं, कितने खुशहाल हैं, ये अपडेटेड है। मैं पहले आपको एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। हाँ। ऐसा है जी, धान को नाराजगी उनके अंदर भी है। नहीं, वो नाराजगी रहती है, कुछ पॉलिटिकल होती है, कुछ एक्चुअल भी होती हैं। हाँ। प्रॉब्लम्स तो हैं, आई एम नॉट डिनाइंग कि प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखिए जी, कभी भी सरकार किसी को प्रेस नहीं करती कि आप ये बोइए। हाँ। किसान को स्व इच्छा है उसकी कि वो धान बोए, कि कोई दूसरी क्रॉप बोए, कि गन्ना बोए, जो भी है वो किसान की इच्छा से है। अगर आप पिछले 15-20 साल में देखेंगे तो धान की, पैडी की प्रोडक्शन इतनी ट्रिमेंडस बढ़िया, अनुमान है कि 105 मिलियन टन के करीब हो जाएगा, विच इज रिकॉर्ड इन इंडिया। इतनी धान का कभी प्रोडक्शन नहीं हुआ। हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हम 3 स्टेट की मेन जो हमारा कंसंट्रेशन है, तो आप देखें ये डबल से 2.5 गुना हो गया इन लास्ट 15-20 ईयर्स धान का प्रोडक्शन। उसका कारण क्या है, हम जिस किसान से बात करते हैं ही इज वेरी हैप्पी, क्योंकि कैश क्रॉप है। हाँ। अच्छा, अब आप टेक्निकली समझिए जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो MSP लगता है ना, वो प्लानिंग कमीशन उसको पूरा प्लान करती है, कितनी उपज बढ़ गई, इसकी क्या कॉस्टिंग आई है, किसान को हर साल कितना बढ़ना चाहिए। एक टाइम था जब 700 रुपये क्विंटल थी, आज 1510 रुपये मिनिमम किसान का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। 90% धान जो कि नॉन बासमती है, देखिए धान की भी कई किस्में हैं, एक ग्रुप है बासमती और एक ग्रुप है नॉन बासमती। नॉन बासमती में एक ग्रुप है FCI ग्रेड। FCI ग्रेड वो जो FCI प्रोक्योर करती है। FCI 90% धान इन पंजाब एंड हरियाणा, इन दीज 2 स्टेट 90% धान गवर्नमेंट खरीदती है जी। और हमने सुना है कि अगर उसका आंकड़ा इकट्ठा किया जाए, किसी अखबार में मैंने पढ़ा कि 18,500 करोड़ का ये धान प्रोक्योर करेगी। अगर इस बार का अनुमान सही है 105 मिलियन टन का, तो तकरीबन 18,500 करोड़ का धान प्रोक्योर करेगी सिर्फ हरियाणा और पंजाब में। और जी इस पर्पस के लिए मोदी सरकार ने, नॉर्मली डिले हो जाती हैं सैंक्शन बिकॉज काफ़ी रुपया स्टेट्स ने देना होता है, रिजर्व बैंक से सब सैंक्शन करा के इनको रुपया भी दे दिया गया है, पंजाब गवर्नमेंट को भी और हरियाणा गवर्नमेंट को फॉर प्रोक्योरमेंट। अब टेक्निकल बात है, मैं इन्हीं से ही सवाल चाहता हूँ। 90% तो सरकार खरीदती है। सरकार क्या करती है, मिलिंग के लिए देती है। मैं मिल हूँ, वो कहेगी मिस्टर मित्तल आपकी क्या कैपेसिटी है, मैं कहूँगा मैं साल का आपको 25,000 टन धान मिल करके दे सकता हूँ। वो मुझे एक्स प्राइस पे धान ले लेती है और मेरा एक रिकवरी का सिस्टम बना रखा है। 66.6% में रिकवरी लूंगा, इतना उसमें ब्रोकन होगा, इतना डिस्कल्डल होगा, इतना डैमेज होगा।
अगर कोई आदमी सर, एक अब टेक्निकल बात है यहाँ पर, अगर कोई आदमी 12 रुपए में धान लेगा, उसको फायदा क्या होगा जी? नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कन्वर्जन प्राइस है, तो ओवरऑल कन्वर्जन प्राइस है वो कितना आता है? वो कन्वर्जन प्राइस इस साल है, कन्वर्जन प्राइस मेरे ख्याल गवर्नमेंट इज गिविंग 10 rupees a quintal. 10 rupees a quintal. Yes, that is the conversion price because husk and bran belongs to the miller. जो उसका बाई प्रोडक्ट है वो भी मिलर को मिल जाता है. And miller is making, ठीक है, रीजनेबल मनी, नॉट टू मच, नॉट वेरी लेस, बट ये तो सरकार की तरफ से बात, ये तो सरकार की तरफ से बात हुई. अभी आज सुबह मैं एक वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बड़े किसान से बात कर रही थी. उनका ये कहना था कि 2 साल पहले या 3 साल पहले 2013-14 के आसपास वो लोग जो बासमती राइस उगाते थे वो मार्केट में सीधे व्यापारियों को बेचते थे और तकरीबन 4000 तक, 3500 से 4000 तक उनको रेट मिलता था. लेकिन आज की डेट में उन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 रेट मिल रहा है, यानी 2000 रुपए का पर क्विंटल उनको नुकसान हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? 2 एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट हैं. नॉन बासमती नहीं, मैं तो जब धान की बात करूंगी तो बासमती की भी बात करूंगी और नॉन बासमती की भी, क्योंकि सरकार तो प्रोक्योरमेंट बहुत कम करती है, बाकी तो सीधे व्यापारियों को ही जाता है. क्योंकि हम जैसे जो आम उपभोक्ता हैं उनको तो दाम उतना ही देना पड़ रहा है, चाहे वो 2012, 13 या 14 की बात हो, चाहे आज की बात हो, तो दाम तो उतना देना पड़ रहा है, लेकिन किसानों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है. ये सवाल भी एक है. ऐसा है जी, 2013-14 में धान का भाव, एक किस्म होती है 11-21, उसका भाव चला गया था 40,000 रुपए क्विंटल. अच्छा. टन 4,000 40,000 रुपए टन. 20 कुंटल 18 कुंटल के करीब होती है. किसान को 80-80 हजार रुपए पर एकड़ मिला. एक होता है 1509, उसमें कई किसानों को, उसमें धान की प्रोडक्शन पर एकड़ होती है 25 से 28 कुंटल. 1-1 लाख रुपया एक किसान लेके गया है. उसका रिजल्ट क्या हुआ, जब किसान ने देखा 80,000 70,000 पर एकड़ है, तो अगले साल उसने प्रोडक्शन को डबल कर लिया. इसलिए दाम घट गया. वो सब प्रोड्यूस का दाम तो डिमांड एंड सप्लाई पे ही होता है ना अल्टीमेटली. लेकिन इतना ज्यादा शॉर्टफॉल था बासमती का कि इवन देन दे गॉट ए रिस्पेक्टेबल प्राइस. उनको 14-15 में भी रिस्पेक्टेबल प्राइस मिला. 14-15 की जब 3rd ईयर की क्रॉप आई, फिर उन्होंने उतना ही धान बो दिया, क्योंकि 2nd ईयर ऑल्सो दे गॉट, उनको बहुत अच्छा दाम मिला. वो एकदम से ड्रॉप करके 20 रुपीज 18 रुपीज नीचे आ गए. तो दैट इज रीजन, जो बासमती का रीजन, दैट्स वन. मैं इनकी बात पे कह रहा हूँ जी, आप एक टेक्निकल क्वेश्चन है, जब सरकार ने धान के पैसे आपको 15 रुपए के हिसाब से देने आड़ती को, 1500 वो समझे, 1500 के दाम आपको देने हैं, बदले में आपसे चावल लेना है. रुपया उस धान का सरकार का लगा हुआ है. अगर कोई 1200 रुपए या 1300 रुपए में किसान से धान लेगा, किसकी जेब में पैसा जाएगा जी? सरकार ने तो 1500 रुपए दे दिया ना अपनी तरफ से, और प्रोक्योर भी कर लिया माल. आप जाकर देखिए, इतना लवली सिस्टम है. मैं यूपी में, बिहार में, कितनी जगह जाके, इवन आई मेट द सीएम, आई मेट ऑल द पीपल, कि प्लीज आप पंजाब हरियाणा जैसा सिस्टम करिए. बकायदा ऑक्शन होती है, 50 मिलर खड़े होते हैं. आप जाके देखिए, इट्स अ लवली सिस्टम इन पंजाब हरियाणा. कहाँ पर बिकता है? ये ठीक कह रहे हैं, 12-13 में धान बिकता है. वो क्यों बिकता है? गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी आती है 1 अक्टूबर को, धान आने लगता है 15 सितंबर को. वो 15 सितंबर से 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर का जो पीरियड है ना, उसमें इनका एक्सप्लॉइट होते हैं. मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं. सरकार ई ट्रेडिंग पे बहुत जोर दे रही थी और एक इनाम नाम की योजना भी ले आई अप्रैल महीने में बीते, लेकिन वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाई. उससे यहाँ पंजाब में तो सरकार उससे जुड़ी ही नहीं, हरियाणा में जुड़ी, लेकिन उसका ज़्यादा फायदा हरियाणा के किसान नहीं उठा पा रहे हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान में सिर्फ एक फसल के लिए ई ट्रेडिंग अलाउ हुआ. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि खुद अपनी ही सरकार जो ये योजना लाना चाहती है, किसानों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है, पर किसानों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुँच पा रहा है? ई ट्रेडिंग में क्या मुश्किलें आ रही हैं? अगर ई ट्रेडिंग होती तो शायद ज़्यादा आसानी से किसानों को उनका मूल्य मिल पाता. देखिए, मेरे ख्याल में उसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है जिस प्रकार का बन जाना चाहिए था. सब इग्नोर है. जैसे इन्होंने बताया, हम ई ट्रेडिंग में कैसे जाएं? हमारे को पता है दूसरी मंडी में रेट कम ज़्यादा मिल रहा है. ये कहते हम ले जा नहीं सकते, लेकिन मुझे नहीं लगता सारे हिंदुस्तान में कहीं भी फार्मर ले जा सकता है. ये ऐसा नहीं है कि एक मंडी से दूसरी मंडी नहीं ले जा सकते. जहां मर्जी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसी कोई वो नहीं है.
लेकिन गवर्नमेंट वांट टू गिव फैसिलिटी और उसमें गवर्नमेंट का सिस्टम है, जो टाइम लगता है वो टाइम लगता है जी। अगर ये सिस्टम इस तरह से चल रहा है तो सरकार का वादा कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, कैसे पूरा होगा, इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। सरकारें सभी मानती हैं और राजनीतिक दल सभी मानते हैं कि किसान परेशानी में है, लेकिन सुर्खियां नहीं बनती, वो उनकी तरफ उस तरह से ध्यान नहीं जाता है। और सुर्खियां क्या बनती हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान जो अपने यहाँ स्टबल जला रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो रहा है, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। बहरहाल जो दो समस्याएं हैं उसमें कीमत और मंडियों की व्यवस्था सबसे बड़ी समस्या है। ये कीमत और मंडियों की व्यवस्था में क्या कोई सुधार किया जा सकता है, और अगर सुधार किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है? आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? मैं जी? हाँ, या आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए। देखो ऐसा है बहन जी, जो गवर्नमेंट जिससे ही पॉलिसी बनाती है ना, ये मन नहीं करना चाहिए लेकिन बताना पड़ेगा, क्यों हम मजबूर हो गए बताने पे। जहाँ से भी पॉलिसी बनवाते हो, जैसे अभी मित्तल साहब कह रहे थे, उस लोगों ने किसान के बारे में पता ही नहीं। अभी मैं पूछना चाहूँ, जैसे कि मित्तल जी कह रहे थे किसान लाख रुपए लेके चले जाते, बड़े खुश हो गए, बता दिया, मेरे को महसूस हुआ। हम जब नवंबर दिसंबर में जनवरी में बैठे ठंडी में खेत में बैठते हैं, वे मेरी मिसेज मैं मेरे बच्चे खेत में सोते हैं, हम एक रजाई में। आपको महसूस हुआ? 1 लाख रुपया महसूस हुआ आपने? बहन जी, जब तक आप किसी जिम्मेवार आदमी को, जिसको नॉलेज होगी किसानों के बारे में, उसको लगाओ पॉलिसी बनाने में। अभी पीछे दुर्भाग्य से अभी तुम मौजूद में नहीं है, वे हमारे राज्य कृषि मंत्री थी, हम वहाँ मीटिंग में चले गए, वहाँ बात होने लगी। एक 53 गेहूं का नाम है जी, बीज का नाम है 53 है जी, 1553 उसका बीज का नाम है। उसकी ज्यादा निकलता है वो। नहीं, ज्यादा नहीं निकलता जो साहब। देखो मैं खाने में बहुत अच्छा होता है। चलो वे लगा लो। तो उसकी बात हम कर रहे थे, राज्य कृषि मंत्री के पास हम बैठे थे, उसका थोड़ा ज्यादा निकलता है तो मंडी में ज्यादा आ गया। और तो वो कहने लगा, हमने बोला जी आप थोड़ी स्लो करो, जो ज्यादा उपजाऊ हो रही थोड़ी स्लो करो। उसको यही नहीं पता कि ऊपर से आता है नीचे से उगता है, स्लो कैसे करे। तो भगवान की हम बड़े खुश होते हैं जिस समय हमारी फसल हमारे घर में राजी आ जाती है। नहीं तो हमेशा पिछली बार फरवरी में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई 9 तारीख को, 9 फरवरी को, 31 मार्च को हमारे किसानों के घरों में चूल्हे नहीं जगे। क्या सरकार को पता है? जी आपने कहा कि सरकारी नीतियों में भी कहीं ना कहीं कमी है, और नीति बनाने वाले जिसको भी पॉलिसी जो बनाते हैं उनको नॉलेज ही नहीं होती किसान के बारे में, कहाँ से खर्चा बढ़ता है, कहाँ घटता है, कैसे घटेगा। अभी जो डीजल है बढ़ने लग गया। 10 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले में डीजल में भी फर्क है, बीज में खाद में फर्क है। अभी एक 1350 रुपये का 50 किलो का DAP खाद है, हमारा धान जा रहा है 1200 रुपये 1 क्विंटल। 100 किलो खाद धान 1300 रुपये का, 1350 रुपये 50 किलो DAP। क्या ठीक है? सरकार को पता नहीं, इनको सभी पता है, लेकिन ये चाहते हैं ये मजदूर हैं, इनको दबा के रखो, ये ऊपर ना आए। इनकी एक ऐसी नीति है। सहमत नहीं है? नहीं जी, ये बात सही है कि इस वैल्यू चेन में किसान का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने इनसे क्या कहा, गरीबी का जो इनकी दिक्कत है वो लैंड होल्डिंग की वजह से। मैंने 1 लाख का ये नहीं कहा ये कमा रहे हैं, आपका ये था कि धान बासमती के दाम एकदम से इतने गिर क्यों गए और वो 20 रुपए और 22 रुपए पे क्यों आ गए। मैंने उस पर इनको जवाब दिया कि 2013 के अंदर 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपया जब बासमती का मिला, उसका रिपरकेशन ये हुआ आज कि वो डबल क्रॉप होते होते प्रोडक्शन बासमती की इतनी बढ़ गई डिमांड के मुकाबले कि किसान को वही धान जो है वो सस्ता बेचना पड़ा। स्पष्ट था। डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई ने बताया है, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो योजना बनाते हैं ना आयोग, एक मेरे दोस्त भी रहते सरदार राजेंद्र सिंह, कृषि आयोग में जो वो बनाते हैं, खर्च बनाओ, ये घटाओ, वो बढ़ाओ, उनको नॉलेज ही नहीं है। वो तो जो ऊपर से प्रेस आता है उसको बनाते हैं, वो असलियत को नहीं बना पाते। उनको असलियत का पता नहीं, किसानों का अभी असलियत खर्चा कितना आ रहा है। वो बस अपनी स्कीमें बनाए, इतना लेवल लग गया होगा, इतना स्प्रे हो गया होगा, इतना डीजल फूक गया होगा। मतलब दिल्ली में बंद कमरे में बैठ के वो सारा कीमत तय कर देते हैं। ऊपर से दबाव होते हैं उन पर, ज्यादा मत बना देना। अब मैं जो है, अगर मुझे इजाजत हो तो मैं बोल सकता हूँ,
ये आपकी एयरबिल्स हैं मित्तल साहब, और मैं भी जो है किसान हूँ। जैसे इन्होंने बताया, अभी बड़े बड़े किसान हो जो धनाढ़ हो जाते हैं, ये इनका सुझाव अच्छा नहीं है। मेरे पास भी 300-400 बीघे ज़मीन है और मैं भी भूखा मरता था अपनी ज़मीन से, वो तो बात की हिस्ट्री है। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, वो किसान भी जो ज़्यादा बड़े बड़े जैसे मित्तल साहब ने बताया, वो भी खुशहाल नहीं है। सब किसान इस समय आर्थिक स्थिति से तंग है, कारण उत्पादन जो कर रहे हैं उस पर बहुत खर्चा आ रहा है। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, उपभोक्ताओं को सस्ता मिले, किसान कल मरता हो आज मर जाए। ठीक बता जी। कारण अभी का उदाहरण ले लो। नहीं, कारण बताइए, उदाहरण तो बहुत हैं। अच्छा कारण ये है, अब मैं इसमें राजनीति में ना जाके, हो सकता है किसानों की वोटें कम हो, उपभोक्ता खाने वालों की ज़्यादा हो, उनको खुश करने से उनको लाभ मिलता हो, किसानों को खुश करने से उनको ज़्यादा लाभ ना मिलता हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार को चाहिए दोनों आंखों से सबको बराबर देखना, किसान को भी बराबर देखना चाहिए और उपभोक्ताओं वालों को बराबर देखना नहीं, वो चाहिए। वैसे तो सरकार की तरफ से बार बार किसानों के लिए अच्छे वादे किए जा रहे हैं, गीत गाए जाते हैं वो केवल। फिलहाल हमने समस्या की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की। हमने चाहा है कि मीडिया में जो अक्सर खबरें ये आती हैं कि बिना फर्टिलाइजर के धान का उत्पादन ज़्यादा हुआ, या धान के उत्पादन से जो स्टबल्स निकले उसके धुएं से दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ गया, इनसे अलग कुछ और भी जो किसानों की समस्याएं हैं, या राइस मिलर्स की समस्याएं हैं, आड़तियों की समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से ओवरऑल कृषि का नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, उसको लोगों के सामने ले आएं। बहरहाल मैं चाहती हूँ यहाँ पर जो कुछ युवा हैं और आप सब लोग हैं, आपसे सवाल जवाब लिए जाएं। सर, किसान आत्महत्या के पीछे एक मुख्य कारण होता है कि किसान पैदावार के लिए बैंकों से लोन लेता है और उस लोन के ज़रिए वो फसल उगाता है, मगर किसी कारणवश वो फसल ख़राब हो जाती है, तो उस ख़राब होने के कारण वो बैंकों का लोन नहीं चुका पाते। एक तो बैंकों के बोझ तले वो दबा रहता है, ऊपर से परिवार का बोझ होता है, रास्ता कहीं नहीं होता तो वो आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। तो मेरा सवाल यही है कि एक तरफ जहाँ बड़े एयरलाइन के मालिकों के जो लोन्स होते हैं बड़े पैमाने पर माफ़ कर दिए जाते हैं, मगर किसान जो हमारे असल मायने में अन्नदाता होते हैं, उनके लोन माफ़ी पर कब विचार किया जाएगा? जी जिंदल साहब, आप अगर जवाब दें। देखिए, बात यह है, मैं आपकी बात का मैंने प्रारंभ ही इससे किया है कि हम कल भी अमीर थे, आज भी अमीर बन सकते हैं। मैं वाल्मीकि रामायण को एक कोट करता हूँ, अपि स्वर्णमयी लंका। उस समय में वाल्मीकि लिख रहे हैं, सोने की लंका देखने के बाद लक्ष्मण जी की इच्छा हुई कि मैं वहाँ रह जाऊँ। नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज श्रीलंका भी बीमार है, अमीर था लेकिन बीमार है। हमारा देश भी अमीर हो सकता है, कोई फार्मर नहीं मर सकता। जीरो बजट फार्मिंग करेंगे हम, इसके बिना हमारा कोई चारा नहीं है। जिंदल साहब, उस बच्चे का सवाल ये था, युवा कहना चाहिए मुझे, उस युवा का सवाल ये था कि जो किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार उनके ऊपर दबाव है, और इस न सिर्फ अपने लागत का दबाव है बल्कि सामाजिक और आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा है, और सरकार की तरफ से उनको जो हेल्प मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। भारत सोने की चिड़िया रही होगी, लेकिन हम आज जिस युग में जी रहे हैं हम तो उसकी बात करेंगे ना, हम सोने की चिड़िया के पीछे क्यों जाएं? यही है जी, हमें उस प्रकार सोचना पड़ेगा। हाँ, मेरा कहना यह है, उस प्रकार सोचना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, उत्तम खेती मध्य व्यापार पट्ट नौकरी दूसरे बार। आज खेती बुरा हो गया, आगे खेती को उत्तम माना जाता था। तो उत्तम बनाइए, उत्तम बनाइए, यही तो सवाल है कि उत्तम कैसे बनाए। इस साल के शुरुआती में सिर्फ 4 महीने के दौरान मराठवाड़ा में, सिर्फ मराठवाड़ा में 400 किसानों ने आत्महत्या कर ली। डॉक्टर साहब, और देश भर में लगातार किसानों की आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। डॉक्टर साहब, इतना दबाव क्यों है? अगर जीरो बजट फार्मिंग इतना सफल फॉर्मूला है तो फिर उस फॉर्मूले को स्प्रेड अप क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, क्यों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? सर, एक लेता हूं, जितने हमारे देश के अच्छे वैज्ञानिक हैं, हाँ, चाहे व्हीट के हैं या आलू के हैं या गन्ने के हैं या दालों के हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं, जब उनके पास हम जाते हैं तो हमको बताते हैं इतना फर्टिलाइजर डालिए, इतना ये डालिए, इतना ये डालिए। तो जो जीरो वाली बात कर रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल से उठ पाएगा। ये हो ही नहीं पाएगा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, जो इन्होंने कहा समस्या है, और ये भी बात सही है, किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ।
दो टाइप का कहर होता है, एक प्रभु की तरफ से, एक हमारा क्रिएटेड। अगर हमारा क्रिएटेड है तो एक ह्यूमन मेड, एक प्राकृतिक। जो प्राकृतिक है उसमें तो कोई कंट्रोल हमारा है नहीं, लेकिन अगर हमारी वजह से कोई क्रिएट है तो उसको तुरंत रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये जितने भी किसानों ने किया, जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर सूखा पड़ा, बारिश नहीं आई, एक एक बूंद पानी के लिए तरसने लगे और खेती बिल्कुल ज़ीरो हो गई, उस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया क्रॉप इंश्योरेंस का। आज क्रॉप इंश्योरेंस मोदी जी की बड़ी इच्छा है, या जो भी रिलेटिव मिनिस्ट्रीज फार्म इंश्योरेंस। फार्म इंश्योरेंस अगर आप कराते हैं तो आपको पूरा का पूरा मुआवजा मिलता है। उसके लिए खूब टेलीवाइज भी किया गया, लोगों को भी ज्ञान दिया गया। तो एक ये उन्होंने निकाला कि जो प्राकृतिक इस टाइप के डिबैकल हो जाते हैं उससे कैसे निकला जाए, पॉइंट नंबर 1। नहीं, लेकिन ये तो ठीक है कि ये निकाला, लेकिन इसका फायदा कितना किसानों तक मिल पा रहा है? अगर अब वो योजना का फायदा लेने के लिए जो प्रैक्टिकल समस्याएं हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया क्या? ये तो बड़ी लार्ज समस्या है। इसमें बहन जी जो गाँव को इकाई मान लिया, हाँ। इसमें जो बता रही है, मैं आपको एक एग्जांपल गाँव को इकाई मान लिया। हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया, गाँव में इकाई एक बार इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप करिएगा। गाँव को इकाई मान लिया जी, हाँ। जो बता रहे हैं ना बीमे की, खेती बीमे की, गाँव को इकाई मान लिया बहन जी। मैं यही कह रहा हूँ, जो भी नीति बनाते हैं, जो ये सिस्टम बनाते हैं, उनको पता ही नहीं गाँव में इकाई कैसे। अभी गांव का एरिया होता है, राउंड लगा लो आप 10 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का, आप समझ सकते हो परमात्मा जो बारिश करेगा वो पूरे गांव में बरसेगा, इधर से लेकर जाएगा, इधर से लेकर जाएगा, आप खड़े रह जाओ, मैं भीगता रहूँगा। मानते हो? गांव को इकाई मान लिया कि नुकसान होगा तो पूरे गांव को होगा ना, ये नहीं होगा, होगा तो पूरी दिल्ली में आग लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जहाँ ये कह रहे हैं साहब, कह रहे हैं मोदी जी की हमारा प्रधानमंत्री जी, हम उसका आदर करते हैं, लेकिन उसने अभी बजट की जो बात करें थोड़ा हैसियत का है, 2200 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में सिंचाई के लिए दिए हैं। इतने बंदे हिंदुस्तान में 2200 करोड़ रुपए उनका आप मानते हैं कि इन सब कर्जा माफ कर दिया? किसी का माफ नहीं हुआ। देखिए गलत बात मत करिए। अगले सवाल सरकारों ने कर्जा दिया हुआ था, उसको रिकवर करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए कोई गलत बात मत करिए। अगले सवाल की तरफ बिना कारण से मोदी जी को जी ये रणदीप, मैं अगला सवाल ले लेते हैं। सर मेरा सवाल आपसे है कि 2012 से 2016 के बीच में महंगाई डबल हो गई, लेकिन किसान की इनकम अभी भी उतनी ही है। आज अगर किसान ज़्यादा कमा लेता है तो बड़े बड़े मिल के मालिक उनकी कमाई देखने लगते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो उस कमाई करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा सवाल ये है कि सर, जो आप किसानों से खरीदते हैं धान और जो उनको प्राइस मिलता है, इनके बीच में जो मिडिल मैन लेते हैं, वो कब तक ऐसा चलेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है कि दो चीज़ें मेन हैं, एक है चावल और दूसरा है गेहूं, जो कि आपके पीडीएस सिस्टम में है। और गवर्नमेंट का इतना मोटा बजट है, इस पीडीएस का इतना मोटा बजट है कि वो बजट मेरे हिसाब से, अगर करेक्ट फिगर है मिस्टर जिंदल, 36,000 करोड़ रुपए है। ज़्यादा है, 60,000 करोड़ है। दैट फिगर आई डोंट नो कि कितनी है। वो खाली इसीलिए है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, ताकि हर एक आदमी को दाल और चावल मिले, चावल और गेहूं मिले। जो महंगाई की आप बात करते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये प्राइमरीली दालों की वजह से हुआ, क्योंकि 150-150, 200 रुपये किलो दालें हो गई। हिंदुस्तान में दालों का प्रोडक्शन कम होने लगा, उसके तरफ किसी ने सोचा नहीं। अब दालों के अंदर 500-500 रुपये एक साल के अंदर सपोर्ट प्राइस भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दालें पैदा हों और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। अगर आप पिछले 6 महीने में देखेंगे तो महंगाई इतनी नहीं है, पर मैं आपके साथ हूँ, महंगाई बढ़ी है। 2 साल का आंकड़ा देखेंगे तो महंगाई बढ़ी है, आपकी बात सही है, पर दाल चावल में नहीं बढ़ी, दाल गेहूं में नहीं बढ़ी है। अगर आप आटे की, गेहूं की, चावल और गेहूं में नहीं बढ़ी है। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में आज किसानों की संख्या तथा उनका इनकम इतना कम क्यों होता जा रहा है? और भी कोई सवाल पूछना चाहता है?
सर, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसकी अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान ही है। मैं किसानों की समस्याओं पे चर्चा हो रही है, मैं खुद एक किसान परिवार से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मेरा प्रश्न इन दो किसान लोगों से है कि सरकार की जितनी भी नीतियाँ होती हैं केंद्र और राज्य स्तर की, तो जितने भी बड़े भूस्वामी होते हैं, बड़े ज़मींदार किसान होते हैं 200-200 400-400 एकड़ वाले, उन नीतियों का फ़ायदा उन्हीं को मिलता है। जो भूमिहीन किसान हैं या जो 2 बीघा 4 बीघा वाले हैं, तो प्रशासन जो है, शासन इस तरीके की नीतियाँ क्यों नहीं बनाता कि उसका फ़ायदा या सस्ती ब्याज दरों पर उनको कृषि यंत्र और बीज और खाद मिल सके, जिससे कि उनको भी लाभ हो सके। क्योंकि असल समस्या भूमिहीन और छोटे किसानों को ज़्यादा है बनिस्बत बड़े किसानों को। जी। मैं इसका आपको बहुत अच्छा उत्तर देता हूँ। पिछले साल जब 40,000 रुपये धान बिका तो ज़मीन का रेंटल वैल्यू पंजाब में 50,000 रुपये साल हो गया, क्योंकि बड़े किसान 10 एकड़ 20 एकड़ बटाई पे दे देते हैं। इसको हम बटाई कहते हैं, ठेका कहते हैं, ठेके पे या ठेका कहते हैं, थोड़ा मेरा ठेके पे किसान की भाषा में बटाई ही कहते हैं। अच्छा, बटाई। हाँ। ओके। बटाई तब है जब आधा आधा लेता है। अच्छा। जब ठीक से लेता है तो ठेका या वो होता है, ठेके पे किसान लेता है। हाँ। आप मानेंगे नहीं, 2015-16 में जब 20 रुपये 18 रुपये बासमती का धान हो गया तो किसान के पास किराया देने को पैसा नहीं था। कोई बिहार भाग गया, बंगाल का था वो बंगाल भाग गया, और जो ओनर था उस जमीन का उसको अपनी जमीन का वो भी नहीं मिला। दूसरी बात, हमारे पास कितने बैंक रोज आते हैं, वो कहते हैं मिस्टर मित्तल आप इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, हम आपको 6% सालाना के दर से ब्याज किसानों को आप डायरेक्ट दीजिए, हमारे को नाम लिखवाइए, पूरा वो बैंक फार्मर बैंक बनाइए और 6% पे। आज आपको पता है किसान कितने पे लोन लेता है आड़तीए से? 18% पे। 1/3 पे किसान देने को तैयार है। हमने कहा जी हम रेडी हैं, किसान के तो जितना भी उनका जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है आज ब्याज का, वो ख़त्म हो जाएगा। जब हम मार्केट में देने जाते हैं तो 70% तो पता लगता है कि वो किराए वाले हैं, ना उनके पास कोई ज़मीन के कागज़ है ना कुछ है, वो पैसा दिया किस चीज़ पे जाए, नंबर 1। और जिसके पास कागज़ हैं वो इतना ज़्यादा अपने कमीशन एजेंट के साथ उलझा हुआ है कि वो उस 18% ब्याज की प्रणाली से बाहर नहीं निकलना चाहता। आप समझे कि नहीं? जी। मुझे जो लगता है किसान की जो मेन समस्या है वो है प्रोड्यूस। अगर उसका प्रोड्यूस ठीक हो जाए और बिना समस्या के हो जाए और कोई प्राकृतिक उसके ऊपर आपदा ना आए, तो मैं गारंटी करता हूँ किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है आपदा की। जी जी। आप जी पूछिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर 70% किसान हैं, फिर भी किसानों के लिए प्रचार प्रसार जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, उनको कृषि संबंधी सूचनाएं नहीं मिल रही हैं। जैसा कि बात उठी यहाँ पर कि हॉपर नाम का कीड़ा खेतों को ख़राब कर रहा है, या फिर जीरो बजटिंग फार्मिंग है, या फिर MSP है, वो मंडियों में लूटे जा रहे हैं। तो क्या उनकी अनभिज्ञता यानी उनको इस बात की जानकारी ना होना उनकी सबसे बड़ी लाचारी और मजबूरी है? बहुत अच्छा सवाल, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? आपको जवाब देना चाहूँगा। ये जो आपने इतनी बात हो रही है, हमारे इसके पास सब सॉल्यूशन होते हैं, हम सब दवाई सही बताते हैं, और हमारे पास डिफरेंट फ़ोन भी आते हैं, मीडिया भी है, और किसान चैनल अदर चैनल से हम सबको बता रहे हैं ये दवाई आपको डालनी है। दिक्कत ये आती है कि जो किसान जो जहाँ से दवाई खरीदता है वहाँ वो डायरेक्ट परचेज पे नहीं करता है, वो उनका क्रेडिट होता है, कोई और पॉलिसी होती है। दूसरा, जैसे हमने दवाई बताई आपको ये डालना है, वहाँ जाके वो उसको ब्रेन वॉश हो जाता है, जो उसको फार्मर को जो बेचने वाला था दवाई, उसको उसकी बजाय और 2-3 दवाई दे देगा, जो एक्चुअली दवाई असरदार है वो नहीं मिलेगी। और दूसरा, कई जगह आपने देखा हो स्पूरियस दवाई, ऐसी दवाई जो नकली दवाई है वो मिल रही है। तो ये दो चीज़ हमको खुद परेशान कर रही है। कई बार हमने खुद देखा। नहीं तो वही तो सवाल कर रही है कि जागरूकता क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है सरकारी एजेंसियों की तरफ से? जागरूकता पूरी, आपको दवाई हमने प्रॉपरली बताया, आपको ये दवाई लानी है, लेकिन जब वो किसान के पास आपका पैसा नहीं है, वो उनका क्रेडिट चलता है, वो वहाँ से दवाई ले रहा है, तो वहाँ उसको जो दवाई वो नहीं बताएगा, किसान दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। उसी के सवाल का एक्सटेंशन है, जहाँ पर विदेशी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी पैठ बना ले रही हैं गांव-गांव में जाके, वहाँ पर हमारी सरकारी एजेंसियां क्यों फेल हो जा रही हैं? क्यों नहीं वो वहाँ तक पहुँच पा रही हैं और क्यों नहीं लोगों को जागरूक कर पा रही हैं? नहीं समझ रहे हैं। हमने सपोज करो आपको दवाई सही बताया, आपको ये दवाई लानी है, दवाई हम तो नहीं लाएंगे ना, दवाई तो किसान को लानी है। दवाई जहाँ मीडियम से जहाँ से लेने जा रहा है वहाँ उसको स्पूरियस दवाई मिली, गंदी दवाई मिली, तो वहाँ पे जितनी गलत दवाइयाँ स्पूरियस दवाई मिल रही है, सबसे पहले वहाँ इंस्पेक्शन होना चाहिए,
वो कंपनी बंद करे, गवर्नमेंट करेगी ना, जो स्टेट डिपार्टमेंट होगा वो करेंगे, वो तो उसमें आएगा। दूसरा, तो स्टेट डिपार्टमेंट्स क्यों नहीं करते? तो स्टेट, ये तो गवर्नमेंट का स्टेट जो सारा जो एक्सटेंशन होता है वो स्टेट डिपार्टमेंट का काम होता है। जैसे हम लोग जितने रिसर्चर होते हैं हम उसको सही एग्जैक्ट जी बताते हैं, लेकिन जो हमारा जो प्रसार होता है या तो केवी के होता है या मोस्टली ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, वो सेंट्रल के अंदर नहीं आएगा। जो आपकी पॉलिसी होगी यहाँ पॉलिसी डायरेक्टर के पास जाएगी, वो डायरेक्टर वहाँ का होगा, डायरेक्टर स्टेट का, वो उसके अंदर कंट्रोल है, स्टेट का डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं होता है उसमें। डायरेक्ट जो प्रशासन है ये 1861 की देन है, आफ्टर 1857, जहाँ कोई आदमी अकाउंटेबल नहीं है, A to Z नीचे से लेके ऊपर तक एक आदमी अकाउंटेबल नहीं है, कोई अफसर अकाउंटेबल नहीं है। आगे व्यवस्था में सरकार बदलने से कोई व्यवस्था नहीं बदल गई, तो व्यवस्था क्यों नहीं बदल सकती? व्यवस्था बदलने में आप क्या बात करते हो? अभी 3 तलाक का विषय चल रहा है, उस पर इतना हल्ला हो रहा है। अरे पर मैं तो उन सरकारों की बात कर रही हूँ जो 3-3 टर्म 15 सालों से राज कर रही हैं, वहां पर भी व्यवस्था क्यों नहीं बदल पा रही है? तो प्रोडक्शन 4-10 किसान तो वहां पर भी उतने ही बेहाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब पानी मिलता है, सब चीज मिलती है, तो वहाँ का मध्य प्रदेश का किसान, गुजरात का किसान, मैं वहां से माल खरीदता हूँ, बड़ा हैप्पी है। हैप्पी कहानी है। अफसोस ये है कि हम वहाँ के किसानों को यहाँ पर बुला हैप्पी नहीं है, हैप्पी नहीं है यूपी में, हैप्पी नहीं है बिहार में। हाँ, मैं एक सवाल जाते जाते आपसे जरूर करना चाहूंगी। मंडियों की कुव्यवस्था पर भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। आपने कहा व्यवस्था नहीं बदल सकती, पर फिर भी मैं ये सवाल करूंगी कि ये मंडियों की जो कुव्यवस्था है उसके लिए कोई इंडिविजुअल अधिकारियों को पनिश किया जा सकता है? उनको पनिश करके इस व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? मैं अनिल मित्तल जी की बात कोट करता हूँ कि सारे भारत में यदि कहीं मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था है वो पंजाब और हरियाणा में है। ओपन ऑप्शन होती है, बेस्ट ओपन रेट लगता है। बाकी सब स्टेटों में इंक्लूडिंग यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट ठीक लेती है मंडी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी सब आप जिन राज्यों में कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहीं के किसान ये शिकायत कर रहे हैं, वहीं के किसान ये शिकायत कर रहे हैं कि ये व्यवस्था से उनको दिक्कत आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से आज की चर्चा से कुछ न कुछ नया सुझाव और आगे पैडी हाथ से कटती थी, कंबाइन से कटती है, 30% मॉइस्चर आता है, उसको कौन संभाल लेगा? नहीं, मैंने तो समस्याएं सामने लाने की कोशिश की है, और आज की इस चर्चा से मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में कुछ सुझाव और कुछ सिफारिशें आएंगी और किसानों का भला होगा, और अगर किसानों का भला होगा तो पूरे देश का भला होगा। मुझे तो यही समझ में आता है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।